हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ब्रदर्स पे, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा बीएससी जेएनएम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की सारे सब्जेक्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। मैं फ़िलहाल आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा और ये है एनाटॉमी यूनिट 1 पार्ट 1। और बाकी के जो सब्जेक्ट है उनके लिए भी टीचर हायर किए जाएंगे, लेकिन वो सब आपके सपोर्ट पे निर्भर करता है। तो मैंने इसके जनरल इंट्रोडक्शन की वीडियो पहले डाल दिए थे और एक एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन भी डाला था, जिसमें हमने बात की थी कि कौन कौन सी यूनिट्स है और कौन सी यूनिट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट 1 पार्ट 1। तो आज से हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों को अच्छे से वीडियो देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले यार, जो मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार वो बोल लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिसको पता है वो स्किप करेगा, जो न्यू है वो जरूर सुनेगा, क्योंकि उसके भविष्य की बात है। सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, मेरे को पता है हिंदी मीडियम वालों को पढ़ने में दिक्कत आती है। तो यार उसका बस एक ही सोल्यूशन है कि आपको एक नोटबुक बनानी है, 30 रुपीज़ तक की आप बना लेना। ठीक है, और उसमें जो भी इंग्लिश के वर्ड होंगे ना, ठीक है, कोई भी इंग्लिश के वर्ड है तो उसको आपको हिंदी में लिख लेना है। ठीक है, अब हिंदी में कैसे पता चलेगा, गूगल पे जाके देख लेना, गूगल पे सर्च करना होगा। ठीक है, खुद के भविष्य के लिए सोचो और अभी से शुरू हो जाओ। ठीक है, अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, ताकि बाद में 4 साल बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है, और सब समझ में आने लग जाए। दूसरी चीज़, आपको एक और बुक बनानी है, सबको बनानी है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, सबको बनानी है। सब इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सबको बनानी है। इसमें आपको साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं। ठीक है, एक और बुक बनानी है, 10 मतलब नोटबुक बनानी है 10 रुपीज़ की। और इसमें आपको क्या करना है, एनाटॉमिकल टर्म्स लिखने हैं। और आज मैं आपको कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स अभी बनाऊंगा बताऊंगा, और फिर आने वाले समय में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो और भी एनाटॉमिकल टर्म्स आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो उनको आपको लिखते रहना है। ठीक है, तो बस ये नोटबुक्स आपको बनानी है और एक मेन रजिस्टर बनाना है। और ये आज की क्लास के जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ पर जाके आप ले लेना उसको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ओके, ठीक है भैया, चलो आगे बताओ, आप क्या बताओगे सर आप। तो यार अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो आता है भाई एनाटॉमी के बारे में। मैंने आपको बता दिया था जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी इज़ द, क्या होता है एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो जब हम ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं, किसको, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, किसको, स्ट्रक्चर को। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में अंतर बस इसका है। ठीक है, आप बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे हम। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है ना जो आपका फाउंडेशन बनाते हैं। अगर आपका ये दोनों सब्जेक्ट ही बिगड़ गए ना भैया, तो आने वाले 4 साल तक फिर पछताओगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझना। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फंक्शन की बात नहीं करते हैं। फंक्शन की बात हम कहाँ करेंगे, हम फंक्शन की बात करेंगे किस पे, आपकी फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पर आप फंक्शन की बात करते हो, यहाँ पे आपको ओनली फॉर स्ट्रक्चर की बात करनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एक आता है फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी बन चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। पीवाईक्यू का मतलब आप जानते हो कि कोई ना कोई नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है, कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम, चाहे वो आरआरबी स्टाफ नर्स का हो, चाहे नोट सेट का हो, कोई भी हो, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो उनमें किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नाम क्या है, एंड्रस वेसिलस। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ANDRESVESALIUS। ठीक है, और उसको आपको अपनी साइंटिस्ट वाली नोटबुक में लिख लेना है। और ये इंपॉर्टेंट है भैया, पीवाईक्यू बन चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको याद रख लेना। हो गया भैया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या आता है, आगे आता है भैया हमारे पास ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। देखो एनाटॉमी जो है ना उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक है, जैसे आप साइकोलॉजी भी पढ़ोगे तो जो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप पे डिपेंड करता है, आप सपोर्ट करोगे तो टीचर आएंगे, तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि साइकोलॉजी की भी 2 ब्रांच होती है। आपके पास एक अप्लाइड साइकोलॉजी होती है, एक प्योर साइकोलॉजी होती है। तो वैसे ही एनाटॉमी में भी अलग अलग ब्रांचेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलग अलग कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। तो सबसे पहली जो हमारी ब्रांच होती है ना, अच्छा ठीक है, सबसे पहली ब्रांच कौन सी होती है सर। तो यार तुम्हारे भैया तुम्हें बताते हैं, सबसे पहली होती है सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी। तो सरफेस एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, सरफेस एनाटॉमी जो है आपकी, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फीचर ऑफ द बॉडी, तो नाम से पता चल रहा है सरफेस। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे। देखो, डील्स विथ एक्सटर्नल फीचर ऑफ बॉडी, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। ठीक है यार, आपको टेलीग्राम में नोट्स मिल ही जाएंगे वैसे भी। ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर ऑफ द बॉडी मतलब हम क्या करते हैं, जो आपकी बॉडी के जो एक्सटर्नल फीचर है उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, बस सरफेस एनाटॉमी में हम बॉडी के एक्सटर्नल फीचर्स को ही स्टडी करते हैं। आगे जो आपकी आती है, सेकंड नंबर की जो आपकी एनाटॉमी आती है उसका नाम है क्या, ग्रॉस एनाटॉमी। देखो इसको ग्रॉस एनाटॉमी जो है इसको अपन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं, सॉरी मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं मैक्रो। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी।
ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें मैक्रो मतलब इसमें हम क्या करेंगे, लार्ज स्ट्रक्चर विथ नेकेड आइज, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं जो आप अपने नेकेड आइज मतलब बिना माइक्रोस्कोप से, मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना, जिन स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो नेकेड मतलब नंगी आंखों से, मतलब आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनको आप बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक जो मैक्रो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या ग्रोस एनाटॉमी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टडी, ठीक है, द लार्जर स्ट्रक्चर विथ नेकेड आइज। यहाँ पे नेकेड का मतलब होता है नग्गा। ठीक है, ठीक है भैया, आगे बताओ आगे क्या है। तो आगे आपकी जो एनाटॉमी आती है अगली, तो अगली आपकी जो एनाटॉमी है वो है रीजनल एनाटॉमी। देखो इसका नाम भी आपको पता, नाम से पता चल जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं तीसरी जो है आपकी, उसका नाम क्या है, एनाटॉमी। जो तीसरा जो ब्रांच है एनाटॉमी का वो है रीजनल, रीजनल, ठीक है, रीजनल एनाटॉमी। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, रीजनल एनाटॉमी जो है इसमें हम फोकस करते हैं स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी का जो स्पेसिफिक कोई भी रीजन है, जैसे आपका हेड रीजन हुआ, आपका थोरेक्स रीजन हुआ, ठीक है, आपका नेक रीजन हुआ, तो हम एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी, मतलब हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं कोई बॉडी के स्पेसिफिक रीजन पे। ठीक है, तो फोकस, ठीक है, ऑन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। तो हम स्पेसिफिक रीजन्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे आपका हेड रीजन हो गया, इसमें आप क्या, हेड रीजन, जब आप हेड रीजन की स्टडी कर रहे हो ओनली फॉर हेड की, तो वो किस में आ रहा है, आपका रीजनल, मतलब रीजनल एनाटॉमी में आ रहा है। ओके, ठीक है, आगे बताओ। आगे भैया हमारा आता है सिस्टमेटिक एनाटॉमी। ठीक है, ये भी नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, बॉडी के सिस्टम की स्टडी करेंगे। जब हम सिस्टम वाइज बॉडी को क्या करते हैं, पूरा स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या कर लिया, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम उठा लिया, तो अब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हो तो वो सिस्टम एनाटॉमी के अंदर आ रहा है। आपने क्या किया, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम उठा लिया, तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही पढ़ रहे हो, तो वो किस में आ गया, आपका सिस्टमिक एनाटॉमी में। ठीक है, तो फोर्थ जो आता है आपका वो है आपका सिस्टमिक। ठीक है, इसमें देखो अगर आप, तो जैसे इसमें आपको पता तो चल, वैसे आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एग्जामिन्स द बॉडी बाय सिस्टम वाइज। ओके बच्चा, समझ में आ गया सर, ये तो बहुत इजी था। यहाँ पे एग्जामिन है ना, ये EXAMINES है। ठीक है, ओके, तो ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम उठा लिया या रिप्रोडक्टिव सिस्टम उठा लिया, तो उसको पढ़ना है, सिस्टमिक पढ़ाई करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, सिस्टमिक एनाटॉमी। आगे आता है, देखो जैसे हमने मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी पढ़ा, तो यार माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो वो क्यों नहीं है, अरे किसने बोला नहीं है भाई, अभी आएगा ना, अभी आ गया, लो तुमने बोला, हम लिया है। ठीक है, तो अगली आती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब इसमें क्या होता है, अब इस नाम से पता चल रहा है। देखो इसमें होता कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं पता है, इसमें स्टडी द स्ट्रक्चर विथ यूजिंग माइक्रोस्कोप। हम इसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं किसके जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसको आप नेकेड ऐसे नहीं देख सकते, जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत है, तो उनकी स्टडी करोगे आप। ऐसी कौन से स्ट्रक्चर, जैसे टिश्यू हुआ, आपका सेल है, तो उनकी जब आप स्टडी करते हो ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर आती है। ठीक है, तो स्टडीज दी स्ट्रक्चर यूजिंग, किसका इस्तेमाल करके, माइक्रोस्कोप। ओके भैया, ये भी समझ में आ गया।
एग्जाम्पल बता देता तो मैं तुम्हें सीधा नाम ही बता देता, जैसे एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूँ ना, चलो इसके कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल हम तुम्हें दिखाते हैं। जैसे तुमने सुना होगा इसके बारे में वैसे, हिस्टियोलॉजी, ठीक है। हिस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। देखो ये जो हिस्टियो वर्ड है ना, हिस्टियो वर्ड, इसका नाम मतलब टिश्यू होता है। तो तुम्हें क्या करना है, वो जो तो एनाटॉमिकल टर्म वाली जो नोटबुक है ना, उसमें जाके अभी लिखना है। क्या लिखोगे? हिस्टियो मतलब क्या होता है? टिश्यू। तो हिस्टियो लिखो, सामने लिखो टिश्यू, लिखना है सबको जाके। 10 रुपीज़ वाली जो तुमने कॉपी खरीदी है ना, उसमें ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। आगे एक और लिख लेते हैं, आगे आता है आपके पास साइटोलॉजी, ठीक है। तो साइटोलॉजी में आप देखोगे, ये भी इसका मतलब क्या होता है आपको खुद को पता होना चाहिए, वैसे तो सबको पता होगा। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। देखो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जब आप हिस्टोलॉजी लगा रहे हो तो हिस्टो मतलब सेल और लॉजी मतलब स्टडी, तो सॉरी हिस्टो मतलब टिश्यू और लॉजी मतलब क्या? स्टडी। तो उस वक्त क्या हो गया? स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया साइटोलॉजी। तो लॉजी का मतलब स्टडी होता है और स्टडी ऑफ यहाँ पे साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। यहाँ पे आपको वापस एनाटॉमिकल टर्म में जाकर लिखना है, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल, ठीक है। तो साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ सेल, क्योंकि साइटो का मतलब क्या होता है? सेल होता है। आगे आता है आपके पास, अब लास्ट एक और देख लो, पैथोलॉजी, ठीक है। देखो लॉजी तो मतलब कोई ना कोई स्टडी होगी, और पैथो का मतलब क्या होता है? पैथो का मतलब आपस उसमें एनाटॉमी के टर्म वाली में क्या लिखोगे कि पैथो का मतलब होता है डिजीज। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू, ठीक है। कोई भी अगर एबनॉर्मल टिश्यू है, स्टडी ऑफ एबनॉर्मल, एबनॉर्मल टिश्यू का मतलब ये है कि अगर वो टिश्यू नॉर्मल नहीं है, कोई अफेक्टेड टिश्यू है, ठीक है, तो जब आप उसकी स्टडी करते हो तो पैथोलॉजी। अगर नॉर्मल टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं ना, तो वो हिस्टियोलॉजी में जाएगा। लेकिन अगर एबनॉर्मल टिश्यू है, कोई डिजीज़ वाला टिश्यू, मतलब समझ लो कि कोई डिजीज़ हो गई, तो एबनॉर्मल टिश्यू होगा तो उसमें जो स्टडी होगी वो पैथोलॉजी में आ जाएगी। अब इसी तरीके से आपके पास एक और चीज़ आती है, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर समझना है। जैसे किसी को कैंसर हो गया, भगवान नहीं करे किसी को हो, बहुत बेकार बीमारी है, ठीक है। लेकिन फिर भी यार किसी को अगर कैंसर होता है तो उसमें क्या होता है आपको पता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है। अनकंट्रोल सेल डिवीज़न मतलब सेल अनकंट्रोलली डिवाइड करती है, तो उससे क्या होता है? क्लस्टर बन जाते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल, मतलब सेल का गुच्छा बन जाता है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? गुच्छा, ठीक है। इस तरीके से सेल के ऐसे गुच्छे बनने लग जाते हैं, ठीक है। और उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। बोलते हैं, हाँ सर बोलते हैं, गांठ जिसको आप बोलते हो, ट्यूमर। अब ये जो ट्यूमर है ना, अब हम क्या करते हैं, इस ट्यूमर के अंदर के जो सेल्स हैं उनको बढ़िया सुई से इनसे निकालते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। कहाँ पे स्टडी करते हैं? पैथोलॉजी लैब में। एक सेकेंड, तो हम पैथोलॉजी लैब में जाते हैं और स्टडी करते हैं, ठीक है, पैथोलॉजी लैब में। और इस स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं बायोस्पाई, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको बोलते हैं बायोस्पाई, ठीक है। तो ये एक शब्द समझाने के लिए देखो मैंने इतना बड़ा तुम्हें बताया, तो ये याद रखना, इसको बोलते हैं अपन क्या? बायोस्पाई, बायोस्पाई या बायोस्पी, सॉरी बायोस्पी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो समझ में आ गया बायोस्पी किसे कहा जाता है? तो ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। और ये किसके अंदर आएगा? ये जो बायोस्पी है ये किसके अंदर आएगा? ये अगर आपको कोई पूछ ले कि बायोस्पी किसके अंदर आता है, तो आपको याद रखना है कि कौन से एनाटॉमी के अंदर आता है? आपकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर आता है, ठीक है। अब अगला आता है आपके पास 6 नंबर पे जो एनाटॉमी आती है, जो अगली ब्रांच है एनाटॉमी की, और वो क्या नाम है उसका? उस ब्रांच का नाम है आपका, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, हाँ। 6 नंबर पे जो आपकी आती है वो आती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ठीक है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? देखो एक और चीज़ समझ लेना, इसको डेवलपमेंटल एनाटॉमी को हम एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा। इसमें आप क्या करोगे पता है? जो भी डेवलपमेंटल चेंज आ रहे हैं ना, उन चेंज की अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। बर्थ से लेकर डेथ तक। समझ लो किसी का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ,
तो जब से जन्म हुआ तब से लेकर जब तक उसकी डेथ होगी तब तक उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में, उसके बॉडी ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द डेवलपमेंटल चेंज। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस। भैया क्या बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हो हैं। अरे देखो, धीरे से हाई लेवल भी जाएंगे हम। ठीक है, सब वो समय भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि इतना हाई लेवल कब आने लग गया है, लेकिन अभी मेरे को पता है सब बेसिक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंटल चेंजेस, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, डेट अकर्स मतलब जो होते हैं, अकर्स फ्रॉम कॉन्सेप्शन। अब कॉन्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जब आपका ओवम है, जैसे ये एग है और ये स्पर्म है। ठीक है, जैसे सबको पता है, इंग्लिश मीडियम वालों को, हिंदी मीडियम वालों को पता चल जाए इसलिए बता रहा हूँ। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, जायगोट बनता है। तो इसको अपन बोलते हैं कंसीव होना, है ना, कंसीव होना, इसको कंसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जब मतलब जायगोट बनता है यानी कंसेप्शन होता है, तब से लेकर कब तक, बर्थ तक जो डेवलपमेंट है, मतलब जायगोट का पूरा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा जायगोट का भी। और दोथ बर्थ, यहाँ पे हम बर्थ की भी बात करते हैं, मतलब बच्चा जब तक पैदा होता है तब तक उसमें क्या डेवलपमेंटल हुआ। और एंड बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब है उसकी पूरी लाइफ में, कोई भी व्यक्ति उसके लाइफ में पूरे उसमें फिर उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में, बॉडी ऑर्गन में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, तो पूरा जो स्टडी होती है वो डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर आपका आता है। ठीक है, आगे आता है आपके पास क्या, 7th नंबर पे जो आपकी एनाटॉमी आती है, वो आती है आपके पास क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी, तो भाई साहब क्या है ये, ठीक है, क्यों है ये, कैसे है ये, अरे सब इजी है भैया। देखो, क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या होता है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमने पढ़ा, जो भी हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में, ठीक है, जो भी हम नॉलेज देंगे, एनाटॉमिकल नॉलेज, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे किसके लिए, मेडिसिन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। देखो, पढ़ने में क्या है, आप थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन उसको आप अप्लाई भी तो करोगे ना, मेडिसिन में, डायग्नोसिस में। ठीक है, ट्रीटमेंट, पेशेंट का ट्रीटमेंट करोगे, तो उसको आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। जो आप पढ़ोगे यहाँ पर, जो भी एनाटॉमी में आप नॉलेज लोगे, तो उसको क्लिनिकली आपको उसको अप्लाई करना है। ठीक है, आप मेडिसिन में या डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट में, तो वो सब जो है वो कैसे सीखोगे, आपको कहाँ, मतलब ये जो आप पढ़ोगे उसको कहाँ यूज़ करना है आपकी नर्सिंग फील्ड में। ठीक है, वो सब आप कहाँ सीखोगे, क्लिनिकल एनाटॉमी में सीखोगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ क्लिनिकल एनाटॉमी भी, क्लिनिकल कनेक्शन क्या है हर चीज़ का, वो भी साथ के साथ ही आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा, तो वो भी आपको पढ़ते हुए चलना है। और इसमें से बहुत ज़्यादा MCQ भी बनते हैं और PYQ भी बनते हैं, और आपके आगे फ्यूचर नर्सिंग जब आप आगे करोगे 4 साल में, तो उसमें आपको बहुत काम आएगी ये चीज़ें। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है यूजिंग, ठीक है, यूजिंग एनाटॉमिकल। मेरा मानना तो ये है कि तुम्हें साथ के साथ नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि तुम जब बाद में नोट्स बनाओगे ना, तो उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। एक तो साथ के साथ नोट्स बनाते रहो तो सही रहता है। ठीक है, तो साथ के साथ ही नोट्स बना दिया करो। लेकिन वैसे भी मैं तुम्हें टेलीग्राम पे सारे नोट्स मिल ही जाएंगे, अगर चाहो तो बाद में बना सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो साथ के साथ ही नोट्स बनते रहने चाहिए। ठीक है, तो नॉलेज फॉर, अब किसके लिए, मैंने अभी आपको बताया मेडिसिन। तो जो भी आपने एनाटॉमी में या फिजियोलॉजी में जो भी सीखा, मतलब कुल मिला के एनाटॉमी में जो भी सीखा, तो उसको आप नॉलेज को इस्तेमाल करोगे किसमें, डायग्नोसिस में, आपके मेडिसिन में। डायग्नोसिस का मतलब होता है कोई भी बीमारी की पहचान करना, ठीक है, डायग्नोस करना। ठीक है, और ट्रीटमेंट में, अगर कोई भी बीमार व्यक्ति है तो उसका ट्रीटमेंट करना है ना, उसका क्योर करना है, उसको ठीक करना है, तो उसके ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, जो भी आपने नॉलेज दी है उसका अप्लाई करोगे उस नॉलेज को, तो वो क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर आता है। और आपकी जो लास्ट एनाटॉमी एक और जो आती है, वो आती है आपकी कौन से नंबर की होगी, ये होगी आपकी 8 नंबर की। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। नाम से पता चल रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, हम इमेजिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे एक्सरे हुआ, CT स्कैन, आपका MRI हुआ। ठीक है, स्टडी करने के लिए किसको, ह्यूमन स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये तो नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, है ना, हम इसमें क्या करेंगे, इमेजिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो यूज़ इमेजिंग टेक्निक, IMAGING, इमेजिंग टेक्निक, है ना। अब जैसे इमेजिंग टेक्निक आपको पता है, एक्सरे होता है, ठीक है, और क्या होता है, और आपका जैसे CT स्कैन होता है, ठीक है, और क्या होता है, आपका MRI होता है। ठीक है, बताओ MRI की फुल फॉर्म क्या होता है, पता है किसी को, पता तो है सर, भूल गए हैं, अरे यार याद होना चाहिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस
और क्या होता है इमेजिंग, ठीक है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आपने पढ़ा होगा, इमेजिंग, तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है। फॉर स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनका अपन इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फॉर स्टडी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चा, ठीक है यार, समझ में आ गया ये सब। तो यहाँ पर आपका पूरा जो मैंने एनाटॉमी के थे 8 जो ब्रांच थी एनाटॉमी की वो समझा दी। एक बार शॉर्ट में इसको क्विक रिकेप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो यार सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि यार एनाटॉमी जो है ये होता क्या है, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ना, किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर को पढ़ना एनाटॉमी कहलाता है। फादर ऑफ एनाटॉमी जो है वो एंड्रेस वेसिलस थे, ठीक है, मतलब वही है बीबी। और ब्रांच ऑफ एनाटॉमी में सबसे पहले सरफेस एनाटॉमी आती है, जिसमें आप क्या करते हो, एक्सटर्नल फीचर ऑफ द बॉडी को पढ़ते हो, ठीक है। अगली जो आती है वो आती है ग्रोथ, जिसको मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। इसमें हम ऐसे स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं जो आप नेकेड आइज से देख सकते हैं, जिसमें आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगली आती है रीजनल एनाटॉमी, जिसमें आप पर्टिकुलर बॉडी के कोई रीजन की स्टडी करते हैं ना, जब आप रीजन वाइज बॉडी को स्टडी करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। जैसे आपका ब्रेन रीजन हुआ, नेक रीजन हुआ, तो वो रीजनल एनाटॉमी में आएगा, ठीक है। फिर सिस्टमिक एनाटॉमी में आप बॉडी को स्टडी करते हो सिस्टम वाइज, ठीक है। तो इसमें एग्जामिन्स करते हैं द बॉडी बाय सिस्टम वाइज। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, है ना। अगला जो आपका यूनिट होगा जैसे, तो उसमें आप आगे की सिस्टम्स पढ़ोगे तो वो सिस्टमिक एनाटॉमी में आएगा, ठीक है। फिर आएगा आपके पास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब इसमें हमसे पता चल रहा है कि हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। जैसे आप इसमें टिश्यू की स्टडी करते हो तो टिश्यू की स्टडी को करने का हिस्टोलॉजी कहलाता है। सेल की स्टडी करते हो तो उसको साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। समझो पैथोलॉजी, तो ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। इसमें बायोस्पी भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पैथोलॉजी भी इसमें आता है, ठीक है। और एक और होता है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं भूल गया था ज़रा बताना, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आप लिख लो यार, तुम लोग फिर तो बोलोगे सर ये बताया नहीं था, है ना। एक होता है ओटोस्पाय, ठीक है, ये भी देख लो, वैसे तो पता होगा यार, ठीक है, पता है क्या तुम लोगों को। देखो इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ डेड टिश्यू की स्टडी। देखो जब आप जिंदा लाइव टिश्यू की और स्वस्थ मतलब एकदम सही टिश्यूज़ की स्टडी करते हो ना, नॉर्मल टिश्यू की, तो वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। डेड टिश्यू है तो वो ऑटो स्पाई में आ जाएगा। एक और होता है क्या, पैथोलॉजी वाला, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, अब नॉर्मल टिश्यू को पढ़ रहे थे। अब देखो ऑटो स्पाई का मतलब यूज़ कब होता है, जैसे आपने देखा होगा अगर कोई डेड बॉडी है, समझ लो कोई डेड बॉडी है, मतलब कोई व्यक्ति मर चुका है, ठीक है, क्या है, कोई डेड बॉडी है ना। तो अगर कोई व्यक्ति की डेड बॉडी है तो हम क्या करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका एक टिश्यू निकाला जाता है उसकी बॉडी का, ठीक है। ये पता लगाते हैं कि भाई जो व्यक्ति है उसकी डेड कैसे हुई, वो जो भी फॉरेंसिक वाले पता लगाते हैं। तो उस दौरान वो क्या करते हैं, डेड बॉडी का जो टिश्यू है, जैसे समझ लो कोई टिश्यू है तो इसकी इसकी स्टडी करते हैं। वैसे टिश्यू होगा, इसके बहुत सारे सेल मिलकर से टिश्यू बना रहे होंगे, तो इसकी वो स्टडी करेंगे। तो ये किस में आ जाएगा, ये आपके ऑटोस्पाई में आ जाएगा, क्योंकि वो डेड टिश्यू की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये चीज़ थी जो मेरे को आपको बतानी थी, रह गई थी, और ये भी आप नोट्स में लिख लेना। ओके ओके भैया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो चुका है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स, ठीक है। ये ऐसी बेसिक टर्म्स होगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अब जितनी भी मैं बेसिक टर्म लिखाऊंगा वो सारी की सारी आपको 10 रुपीज़ वाली जो आपने कॉपी ली है ना उसमें लिखनी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। सबसे पहली जो आपकी बेसिक टर्म है वो आपको लिखनी है, देखो ज़रा, यहाँ पे लिखो बेसिक टर्म। कौन सी कॉपी में लिखनी है आपको पता है, ठीक है। बेसिक टर्म उसी वाली कॉपी में कंटिन्यू। तो अभी तक आपने बहुत सारी टर्म लिख ली है और उसमें आगे लिखते जाना नंबर लगा लगा के, ठीक है। मैं एक 1 नंबर से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है ए और एन। सर ए एन दा पढ़ा रहे हो क्या, इंग्लिश चल रही है, एनाटॉमी चल रही है, नहीं इंग्लिश नहीं है, एनाटॉमी है। लेकिन हम देखो ए और एन का मतलब होता है लैक ऑफ मतलब कमी होना किसी चीज़ की, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोल दो एन यूरिया। देखो यूरिया का मतलब क्या होता है आपका, जो यूरिया है, यूरिया तो सब्सटेंस है ना, हाँ। तो एन यूरिया, तो एन यूरिया का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एन मतलब लैक ऑफ और यूरिया मतलब कमी, यानी कि आपकी बॉडी में क्या हो गया, यूरिया की कमी हो गई। अब एन यूरिया एक डिजीज़ है, ठीक है, एक एनाटॉमी डिजीज़ होती है। तो एन यूरिया होना मतलब किसी के अंदर यूरिया की कमी होना, तो एन यूरिया में आ जाएगा, ठीक है। और समझते हैं। और देखो दूसरा जो आपका आता है, इस तरीके के बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एनाटॉमिकल टर्म्स हम पढ़ेंगे। दूसरा आता है ए बी, ठीक है। ए बी में क्या होता है, ए बी का मतलब होता है अवे फ्रॉम। अब जैसे आपके पास एक शब्द आता है अबडक्शन, ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा।
तो अब जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ेंगे तो अबडक्शन का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अभी मिड लाइन क्या होता है वो भी आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। तो अबडक्शन का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो अवे आ रहा है ना, अवे फ्रॉम द किसमें, मिड लाइन से। तो जब अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाते हो तो उसको अबडक्शन बोलते हैं। अब वो क्या होगा आगे समझ लोगे आप लोग, ठीक है। बस आपको बस ये लिखना है कि ए बी का मतलब होता है अबडक्शन, ठीक है। इसी तरह से एक और आता है ए डी। ए डी का मतलब क्या होता है, नियर या टूवर्ड्स, नियर या टू वर्ड्स, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, देखो नियर टू वर्ड्स का मतलब टूवर्ड्स द, जैसे अडक्शन, जैसे अबडक्शन है वैसे अडक्शन आएगा आगे। इसका मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स द मिड लाइन। अभी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अबडक्शन अडक्शन ये सब आएंगे आगे, ठीक है। अगला जो आता है आपका एनाटॉमिकल टर्म्स, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ। साइटो या साइट का मतलब क्या होता है, सेल होता है। साइटो आपने लिखा था, साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल। अब मैं बोलूँ इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। अब देखो इरेथ्रोसाइट्स में देखो इरेथ्रोसाइट्स सब होता है, रेड ब्लड सेल होती है। तो यहाँ पे पीछे साइड क्या बता रहा है कि वो सेल है, ठीक है। वैसे आपके पास अगला जो आता है एनाटॉमिकल टर्म वो आता है ओमा। अब ये क्या है समझो, ओमा का मतलब होता है ट्यूमर। किसी को अगर ट्यूमर होता है ना, ओके ट्यूमर, तो उसको ओमा बोलते हैं। अब जैसे आपने एग्जांपल के लिए मैंने बोला क्या, एग्जांपल के लिए ओस्टियोमा, ठीक है। तो यहाँ पे ओस्टियोमा का मतलब क्या हो गया, ओस्टियोमा का मतलब हो गया आपका बोन ट्यूमर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बोन ट्यूमर, ठीक है, बोन ट्यूमर। इसी तरीके से फिर आपका सार्कोनोमा आता है, ठीक है। तो ओमा का मतलब आपको बस याद रखना है कि ओमा का मतलब क्या होता है, ट्यूमर। तो अगर किसी को बोन ट्यूमर हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको ओस्टियोमा हो गया। अब यहाँ से आपको एक और एनाटॉमिकल टर्म आपको मिल गया क्या, ओस्टियो, है ना, ओस्टियो। तो इसका मतलब क्या होता है, बोन। तो ये भी लिख लो, इसका मतलब होता है बोन, ठीक है। आपको लिख लेना है ये भी, ठीक है, लिख लोगे, हाँ सर लिख लेंगे, इतना तो दिमाग है हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके पास अगले एनाटॉमिकल टर्म्स जो है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रख लेना, क्योंकि तुम्हारे आने वाले 4 साल तक ये सारी चीज़ें काम आने वाली है, ठीक है। आने वाले 4 साल तक ये सारी चीज़ें क्या होने वाली है, काम आने वाली है, ठीक है। तो अगला जो 5th नंबर का है हमारा वो देख लेते हैं। तो आगे आता है आपके पास नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का मतलब क्या होता है, किडनी, ठीक है, किडनी। अब किडनी को तुम लोग कैसे लोगे, एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल नेफ्रोलॉजी होती है एक, नेफ्रोलॉजी का मतलब, नेफ्रॉन का मतलब किडनी, और लॉजी का मतलब स्टडी, तो किडनी की स्टडी नेफ्रोलॉजी। वैसे आपके पास अगला लिखो आप लोग न्यूरॉन, NEURON है ये, ठीक है, NEURON, ठीक है। न्यूरॉन का मतलब सबको पता है, नर्व होता है। एग्जाम्पल लिखो, ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल अपने लिखोगे तो न्यूरोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो न्यूरोलॉजी, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन, लॉजी का मतलब स्टडी, ठीक है। वैसे आप 7th नंबर पे लिखो, है ना, ओस्टियो मैंने आपको बता दिया था, ओस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन, ठीक है। अगला आता है मायो, एक मायो लिख लो, ठीक है। मायो का मतलब क्या होता है, मसल। अब जैसे मायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी, ठीक है। मायोलॉजी में मायो मतलब मसल और लॉजी का मतलब स्टडी, ठीक है। तो वो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास कौन सा आता है, आगे आपके पास आता है कॉन्ड्रो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ड्रो। आगे जब हम सेल पढ़ेंगे ना, आपके आगे सेल आएगा तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। तो वो भी आपको रिलेट कराऊंगा मैं वहाँ पे, सेल में नहीं, जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, कार्टिलेज ये सब आएगा तब, ठीक है। तो कॉन्ड्रो का मतलब क्या होता है, कॉन्ड्रो का मतलब होता है आपका कार्टिलेज। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिखा देता हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ यहाँ से आपको समझ में आएगी। देखो लिखो यहाँ पर क्या, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट। और देखो यहाँ पे आपको दो एनाटॉमिकल टर्म मिल रहे हैं। एक तो कॉन्ड्रो का मतलब ये मैंने बताया कार्टिलेज, और साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब क्या होता है, सेल। तो कॉन्ड्रोसाइट का मतलब क्या हो गया, कार्टिलेज की जो सेल होती है उसको कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है सर, समझ में आ गया। इसी तरीके से आपके पास अगला जो आता है वो आता है आपके पास क्या, कार्डियो, ठीक है, सबको पता है। तो कार्डियो का मतलब क्या होता है बताओ, हार्ट। एग्जाम्पल जैसे कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, ठीक है। 12 नंबर पे देख लो आप लोग, 12 नंबर पे आपके पास आता है डर्म, ड्रम नहीं रे, डर्म, इसको बोलते हैं स्किन, ठीक है। अब जैसे आप लिखोगे डर्मिस, डर्मेटिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डर्मिस यानी डर्म आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे आपके पास आगे, ठीक है। तो आपको बस डर्म का मतलब याद रखना है, स्किन होता है, ठीक है। अब आपके पास आता है, जैसे मैंने आपको बताया क्या, इसका एग्जांपल जैसे हम लिखें तो चले एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपको चलो पहले वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल साथ में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको आइटिस, इट इज़ नहीं है ये, आइटिस है ना, इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन,
अब एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर, जैसे मैं लिखूँ डर्मेटाइटिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ना, डर्मेटाइटिस में आइटिस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इसका मतलब बताया था इन्फ्लामेशन, और डर्म का मतलब क्या होता है, डर्म का मतलब होता है स्किन, यानी कि स्किन इन्फ्लामेशन, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ में आ गई ना यहाँ से, तो उसको लिख लेना है, ठीक है, कि डर्म का मतलब क्या होता है, डर्म का मतलब होता है स्किन, और आइटिस का मतलब क्या होता है आपका इन्फ्लामेशन, ठीक है भैया, समझ में आ गया। आगे बताओ, आगे आपके पास अगला आता है 14 नंबर पे, है ना। 14 नंबर पे जो आता है वो आता है आपका क्या, डाई। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब सबको पता है सर, 2 होता है, ठीक है। सही सही है, सबको पता है ना। 15 नंबर पे लिख लो ट्राई, ठीक है। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको 16 नंबर पे क्या लिखना है, एनसीफेलोन, ठीक है। एनसीफेलोन बोलेंगे इसको, एनसीफेलोन, ठीक है। एनसीफेलोन का मतलब याद रखना ब्रेन होता है, ठीक है। जब आप ब्रेन से रिलेटेड, जैसे कोई जैसे कार्डी का मतलब क्या था, कार्डी का मतलब क्या था, कार्डियो का मतलब हार्ट, वैसे एनसीफेलोन का मतलब होता है ब्रेन। तो ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, एनसीफेलोन, ठीक है। सही, जैसे रीनल किसको बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं, वैसे एनसीफेलोन बोलते हैं ब्रेन को, ठीक है। ओके सर, बढ़िया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है 17 नंबर पे, है ना। सॉरी, तो 15 था, आप 16 नंबर पे देख लो, तुम्हारा नंबर तुम लोग देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। अब आता है जैसे अपन देख लेते हैं डाइस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी, किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी होना, ओके। किसी भी चीज़ में डिफ़िकल्टी होना या फिर क्या होना, पेन होना। डिफ़िकल्टी को अपन पेन के रूप में दे सकते हैं, मतलब दर्द होना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊँ मैं, डिसयूरिया, ठीक है। एग्जांपल लिखो डिसयूरिया, यहाँ पे देखो, डिस का मतलब मैंने आपको क्या बताया, डिस का मतलब बताया मैंने आपको, डिफ़िकल्टी होना, डाई नहीं है, डिस है, ठीक है। और URI है, यूरिया, डिस यूरिया। यूरिया का मतलब होता है जैसे क्या होना, जो आपका टॉयलेट है यूरिया, तो उसमें डिस यूरिया होना, मतलब आपको टॉयलेट में दिक्कत होना, डिफ़िकल्टी होना, टॉयलेट करने में दर्द होना, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका, डिस यूरिया जो है। यहाँ पे आपको डिस का मतलब भी पता चल गया, डिफ़िकल्टी, और यूरिया का मतलब क्या होता है आपको पता है, टॉयलेट, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। क्या आता है आपके पास, ईमा। देखो यहाँ पे आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, एडिमा नाम की एक चीज़ सुनी होगी तुमने, है ना, ज़िंदगी में कभी तो सुने हो, एडिमा, ठीक है। किसकी माँ, अरे किसी की माँ नहीं रे, एडिमा, एडिमा। देखो ईमा का मतलब होता है स्वेलिंग, ठीक है। तो इसी से एक वर्ड बना है, एक वर्ड आपका क्या बनता है, इडिमा। क्या बना है वर्ड, इडिमा, इडिमा, ठीक है। इसका मतलब होता है स्वेलिंग, ठीक है, सूजन होना जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। 19 मतलब 90 नंबर पे जो आपका आता है वो आता है आपका एंडो। एंडो का मतलब सबको पता है क्या होता है, इनर, अंदर की तरफ, जैसे एंडोसाइटोसिस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। टर्म है ये, जैसे शब्द है, एंडोक्राइन पढ़ा होगा। एंडोक्राइन मतलब इनर लेयर, किसी भी चीज़ के अंदर की लेयर एंडोक्राइन पढ़ा है ना, ठीक है। तो दूसरा आता है एपी, ठीक है। तो ये कौन से नंबर का हो जाएगा आपका, जो नंबर देख लेना यार तुम्हारे हिसाब से, मेरे को तो पता नहीं चला कौन सा क्या नंबर है, ठीक है। तो अगला जो आता है एपी, एपी का मतलब क्या होता है, अपोन। अपोन मतलब ऊपर किसी भी चीज़, जैसे एपीमायोसिन, ठीक है। इसके अलावा एपिकार्डियम, एपिकार्डियम का मतलब क्या होता है, कार्डियम का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, एपिकार्डियम मतलब, कार्डियम का मतलब क्या बताया था, हार्ट, और एपी मतलब अपोन, तो मतलब हार्ट के ऊपर की जो लेयर होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, एपिकार्डियम। समझ में आया ना, हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। तो एपिकार्डियम हो गया आपका, मतलब हार्ट के ऊपर की जो लेयर है उसको अपन एपिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। कार्डियम का मतलब हार्ट, और एपी मतलब आपका अपोन, ठीक है। जैसे अब हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे जैसे आपके पास आता है 20 नंबर, 20 जो भी नंबर है आपके हिसाब से देख लेना। इसमें आता है आपके पास इरेथ्रो, इसका मतलब क्या होता है, रेड। रेड कलर को अपने यहाँ पे इरेथ्रो बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस बता देता हूँ, इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, इस क्योंकि इससे आपको 2 चीज़ें समझ में आ जाएगी। इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। साइट्स का मतलब सेल, इरेथ्रो का मतलब रेड, यानी कि RBC, रेड ब्लड सेल। अब जैसे इरेथ्रोसाइट है, वैसे एक और चीज़ होती है आपके पास, ल्यूको, ठीक है। तो ये ल्यूको भी लिख लो, LEUCO, ठीक है। क्या होता है इसके स्पेलिंग, LEUCO, ल्यूको। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, पढ़ा होगा कभी ना कभी तो, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट सब यहाँ से बने हैं। देखो, साइड का मतलब सेल, ल्यूको का मतलब वाइट, मतलब WBC, वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। क्या आपके पास आता है क्या, अगला आता है आपके पास हेम, HAEM, हेम,
इसका मतलब होता है ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आती है, हेमोलाइटिक होता है, ठीक है, पढ़ा है ना, हेमोलाइटिक होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या आता है, हेमोग्लोबिन। अब हेमो का मतलब क्या हो गया, हेमो का मतलब ब्लड और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, तो ब्लड में जो प्रोटीन है उसको अपन क्या बोलेंगे, हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोलाइटिक लाइटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, और हीमो यानी ब्लड का ब्रेक डाउन होना, ठीक है। अब लाइटिक का मतलब यहाँ पे लिख लो लाइसिस, अगला जो टर्म आता है वो यही है हमारा, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो आता है LYSIS, लाइसिस या लाइटिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन जैसे मैं बोलूँ क्या, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या बताया, लाइसिस LYSIS होता है ना, लाइसिस, सॉरी यार एक सेकेंड, GLYCO, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। लाइसिस का मतलब क्या बताया मैंने आपको अभी बताया था, क्या, ब्रेक डाउन। और ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो होता है वो उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। कहाँ पे होता है बताओ, सेल में होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया। अब आपके पास अगला जो आता है देख लो यहाँ पर अगला जो भी नंबर है देख लेना आपके हिसाब से, ग्लोबिन, लिखते जाओ सबको, ठीक है। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, क्या बोला सर आपने, भैया आप क्या बोलते हो, हम ये बोलते हैं हेमोग्लोबिन, लिखो हीमोग्लोबिन। तो देखो हीमो का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, हीमो का मतलब होता है क्या, आपका ब्लड, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। तो ब्लड में जो प्रोटीन है उसको हम क्या बोलेंगे, हेमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन बोलेंगे उसको, ठीक है। अब अगला जैसे आपको मैं बोलूँ कि हाइड्रो, ये तो सबको पता है वाटर होता है, ठीक है। वाटर जैसे हाइड्रोस्टेटिक्स, ठीक है, हाइड्रो उसका मतलब वाटर होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे आता है आपके पास क्या, मेगा, मेगा बरसो रे मेगा, मेगा है बरसो रे मेगा, मेघा, मेघा का मतलब क्या होता है, मेघा, लार्ज, लार्ज बड़ा, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे मैं बोलूँ क्या बोलते हैं, जैसे स्प्लिनोमेगली, ठीक है। अब देखो स्प्लिनोमेगली में देखो, स्प्लिनोमेगली का मतलब क्या होगा, स्प्लिनो मतलब स्प्लिन का बड़ा होना, स्प्लिन आपकी बड़ी हो गई, मेगा बड़ी हो गई, तो उसको अपन बोलेंगे स्प्लिनोमेगली, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम माइक्रो, देखो जैसे मेगा है वैसे एक और होता है माइक्रो भी होता है। तो बच्चा माइक्रो का मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए वैसे आपको लिखना चाहो तो लिख लो क्या, MICRO। आपको मैंने ना बस ये जो मैं एनाटॉमिकल टर्म्स बता रहा हूँ उनका मतलब याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखो नहीं रखो वो तो वैसे आगे जब पढ़ेंगे तब आ ही जाएगा। तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स, तो देखो ट्यूब्यूल्स का मतलब कोई भी ट्यूब होती है, और माइक्रो ट्यूब्यूल्स मतलब माइक्रो मतलब छोटी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स स्मॉल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। हेपेटो, HEPATO, हेपेटो लिखो, जैसे HEPATO, हेपेटो, ठीक है। इसका मतलब होता है लीवर। जैसे आपका कार्डियम का मतलब क्या था आपका, हार्ट, वैसे इसका हेपेटो का मतलब लीवर। जैसे आपका रीनल का मतलब किडनी होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको याद रखना होता है। फिर आपके पास अगला जो आता है, अगला आपके पास आता है पीनिया, ठीक है, PENIA, पीनिया मतलब डेफिशिएंसी। इसी तरीके से फिर आपके पास आता है नीमो, नीमो, ठीक है। इसका मतलब होता है लंग, जैसा आपने पढ़ा होगा निमोनिया, निमोनिया, ठीक है। नीमो, नीमो का मतलब क्या है, लंग। अब लंग से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, निमोनिया में आपके लंग्स में तो अफेक्ट पड़ता है निमोनिया में, तो निमोनिया जो हुआ उसमें नीमो का मतलब लंग्स है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में आपके पास आता है एक और पोली, ठीक है। पोली का मतलब सबको पता है मेनी होता है, बहुत सारे, ठीक है, मेनी या मोर। जैसे पोली यूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिया निकल रहा है मतलब टॉयलेट हो रहा है तो पोली यूरिया, ठीक है। क्या आएगा, ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है लेस, ठीक है। ओलिगो यूरिया, यूरिया हो गया, जैसे जैसे पोली यूरिया वैसे ओलिगो यूरिया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। रिया और रोजिया। अब देखो दो और आते हैं आपके पास, एक तो आता है रिया, और इसको रिया ही बोलते हैं अपन, ठीक है, ये रिया, इसको रिया बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है डिस्चार्ज होना। इन सबको लिखना है, तुम लोगों को याद भी रखना है कि रिया को क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज होना, ठीक है। जैसे डायरिया, ठीक है, तो डायरिया जो होता है, डायरिया उसमें कुछ डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो डायरिया, ठीक है। वैसे आपका आता है रिया के बाद में आपके पास आता है टी, ये देखो इसको लिखो टेकी, इसका मतलब होता है फास्ट, ठीक है,
जैसे एग्जांपल के लिए बताऊँ तो टेकिकार्डिया, कार्डिया मतलब अब तुम लोग बताओगे यार, बहुत बता दिया मैंने। अगर किसने बोला लीवर है तो भाई साहब पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। वैसे मेरे को पता है कि कोई लीवर तो नहीं बोलेगा, ठीक है। तो बताओ लीवर को क्या बोलते हैं? अगर इसको लीवर नहीं बोलते कार्डिया को, तो लीवर को क्या बोलते हैं मुझे बता दो, ठीक है। अब तो बता दो यार, कोई तो बता दो। हेपेटो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने भी हेपेटो बोला है तो एकदम सही पड़ रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें कार्डिया किसको बोलते हैं? हार्ट को। और टेकी का मतलब क्या होता है? फास्ट। तो जब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ना, इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेकिकार्डिया, ठीक है। एग्जांपल के लिए बता दिया, ठीक है। वैसे आपके पास एक और आता है, देखो यहाँ पर ब्रेडी, ब्रेंडी नहीं है भैया, ब्रेडी है ना। स्लो, ब्रेडी का मतलब क्या होता है? स्लो। ये स्लो है, स्लो, धीरे। तो ब्रेडी कार्डिया हो जाएगा, जैसे टेकी कार्डिया था वैसे ब्रेडी कार्डिया। ब्रेडी कार्डिया का मतलब क्या हो जाएगा? हार्ट बीट स्लो होना, है ना। अब इसके बाद में आता है थ्रोम्बो। थ्रोम्बो का मतलब लिख लो यहाँ पर, थ्रोम्बो। थ्रोम्बो को अपन क्या बोलते हैं? क्लॉट, क्लॉट होना, थ्रोम्बो, ठीक है। फिर आता है टॉक्स। टॉक्स का मतलब होता है पॉइजन। पॉइजन नहीं है भैया, पॉइजन है, पॉइजन, ठीक है। तो ब्रेडी स्लो हो गया, ठीक है। थ्रोम्बो का मतलब हो गया क्लॉट, और टॉक्स का मतलब हो गया पॉइजन, ठीक है। अब 3 और बचे हुए हैं जिनको और देख लेते हैं। हालांकि जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो और भी आएंगे, ठीक है। ऐसे तो लगभग 600-700 है, लेकिन अब सबको तो ना पढ़ना है। आगे आगे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बताऊंगा। फिलहाल वही बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे एंटीरियर, अभी से बता देता हूँ, एनाटॉमिकल पोजीशन में आएगा ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है पता है? इसका मतलब क्या होता है? फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी, जो होगा थोरेक्स एब्डोमिनल वाला जो रीजन है ना, ये पूरा आगे का, बॉडी के आगे का सब, वो एंटीरियर में आएगा। फिर आता है आपका पोस्टीरियर। ऐसे तो और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, इनकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। फिलहाल जो है वो पढ़ लो, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे एनाटॉमिकल टर्म्स आते रहेंगे आपको लिखते रहना है, ठीक है। इसको बोलते हैं बैकवर्ड पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। आपके बॉडी का जो बैकवर्ड है, पीछे का हिस्सा है ना, पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तुम्हारी बॉडी का जो पीछे का हिस्सा है, ठीक है, मतलब पूरा कमर से लेकर पूरा नीचे तक, तो वो क्या है आपका? पोस्टीरियर, ठीक है। अब एक और एनाटॉमिकल टर्म्स जो हम लिखा, मैं आपको लिखा देता हूँ, लिख लेना, कैडेवर, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं आपको लिखाऊंगा। कैडेवर का मतलब क्या होता है पता है? डेड बॉडी, ठीक है। आपके पास लैब होती है ना, लैब, उसमें आप डेड बॉडी को क्या करते हो? प्रिजर्व रखते हो, ठीक है, स्टडी करने के लिए। तो उसको अपन कैडेवर बोलते हैं। और उसको अब देखो, ऑब्वियसली बात है, आप लैब में जब डेड बॉडी को रखते हो तो सड़ती नहीं है क्या? सड़ना चाहिए उसको, लेकिन सड़ती नहीं है। क्यों नहीं सड़ती है? कारण ये है कि उसमें 40% फॉर्मलिन होता है, और ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इसको एकदम बढ़िया से लिख लेना। पूछा जाता है कितना परसेंट फॉर्मलिन होता है, ठीक है। तो उसमें 40% फॉर्मलिन सॉल्यूशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, इंपॉर्टेंट है भैया। वैसे यहाँ पे जो भी मैंने पढ़ाया सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। कैडेवर डेड बॉडी को कहा जाता है, इसको लेब में रखा जाता है, ठीक है। तो लेब में जब इसको आप रखते हो ना, तो उसके लिए 40% फॉर्मलिन सॉल्यूशन में इसको रखा जाता है, ताकि ये सड़े नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और बस इतना था, इतना सा था आज का लेक्चर, ठीक है। और थैंक यू यार देखने के लिए। और क्या, बस और कुछ नहीं। अब इसको PDF को हम सेव कर देते हैं, ताकि हम आपके लिए कुछ ये कर पाएँ, ठीक है। ओके ओके, सेव हो गया है, बाय बाय।